सभी बच्चे को हमारा नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। अपने जीवन में पूरी आनंद के साथ अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे ताकि 2027 बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आ पाए। यही जुनूनियत के साथ एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी तरह से लगे हुए होंगे, है ना। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के 5वां चैप्टर यानी कि नियंत्रण और समन्वय को, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए अति महत्वपूर्ण ये साबित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे नियंत्रण और समन्वय, अर्थात हम अपने बॉडी का नियंत्रण या फिर सजीव या जीव जंतु या पेड़ पौधा सभी अपने बॉडी का नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं। तो इन सब का बारे में डिस्कशन हम इसी क्लास के अंदर हम करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा नियंत्रण और समन्वय, जो कि 5वां चैप्टर है ना, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो समय देर नहीं करते हुए सीधे हम पॉइंट पर ही आते हैं और सारे हम टॉपिकों को यहाँ पर समझते हैं। पहले हम ये समझ जाते हैं कि इनके अंदर पढ़ना क्या है। तो इनके अंदर पढ़ना है सभी सजीवों अर्थात पेड़ पौधा और जीव जगत, जीव जंतुओं, इन सब का शरीर का नियंत्रण कैसे होता है, यानी कि कैसे पौधों में लंबाई वृद्धि होती है, पौधों में फलों को पकाने वाला कौन सा है, यानी कि कैसे यह निश्चित होती है कि पौधों में फल को पकेगी या पौधे में बीजाणु का निर्माण होगा, इस प्रकार से कैसे निश्चित होती है। या फिर मनुष्य के बारे में बात करें तो यही मनुष्य जो हमारे मस्तिष्क जो है हमारे पूरे बॉडी को नियंत्रित करती है कि किस तरह किधर जाना है, क्या करना है, कौन काम कैसे करना है, सभी का नियंत्रण मस्तिष्क ही करती है। यानी कि जो मस्तिष्क है पूरे बॉडी का नियंत्रण करने का काम करती है। तो यही हम इस क्लास में हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहला यहाँ पर इधर बोला गया है कि नियंत्रण और समन्वय, चैप्टर का नाम क्या है? तो नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, यही है चैप्टर का नाम, जो कि यहाँ पर समझेंगे, है ना, जो कि बायोलॉजी का ये 5वां चैप्टर बन जाती है। देखिएगा, नियंत्रण और समन्वय में यहाँ पर परिभाषा निकल के आता है कि नियंत्रण और समन्वय क्या है, या तो इससे हम क्या समझते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि अपने मस्तिष्क के जरिए हम अपने पूरे बॉडी को नियंत्रित करते हैं, या फिर हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है ना, हमारे बॉडी के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है जो पूरे बॉडी का सारे रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। भोजन पचाने से लेकर भूख लगने तक ये सारे प्रक्रियाओं को नियंत्रण करना और लंबाई वृद्धि करना, सभी प्रकार के प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम हमारे बॉडी के अंदर छुपे हुए जो हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां यही सब करती है। तो इन्हीं सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले है कि सभी सजीव अपने शरीर को इस पर्यावरण के अनुकूल, यानी कि जैसा वातावरण है, जैसा पर्यावरण है, इसके अनुकूल अपने शरीर को नियंत्रित करती है। यानी कि गर्मी के दिनों में जब बाहरी वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाती है तो हमारे शरीर के अंदर भी टेम्परेचर बढ़ती है ना, उस अनुसार से, ताकि हमारे पर्यावरण में इस शारीरिक वातावरण के अनुसार से अपना टेम्परेचर ढाल पाए, है ना। ऐसा नियंत्रित करने का प्रक्रिया होती है। या फिर हमारे शरीर में जब टेम्परेचर बढ़ने लगती है तो पसीना के माध्यम से टेम्परेचर फिर घटती है, पसीना निकलती है ताकि टेम्परेचर शरीर का घटती है। तो ये शारीरिक नियंत्रण हुआ। ठीक है, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए शरीर पर नियंत्रण रखते हैं। हम अपने बॉडी पर क्या करते हैं? नियंत्रण रखते हैं। उसे क्या कहते हैं? नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा होगा, है ना, ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं? अपने आप को नियंत्रित कर करके एक पैर पर खड़े हैं, है ना, लेकिन ये गिर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका नियंत्रण करने का काम कौन है? इनका नियंत्रण करने का काम इस प्रकार से कौन करते हैं? इनका मस्तिष्क। कौन करते हैं? मस्तिष्क। इस प्रकार से सभी का यही करते हैं। फिर आगे जैसे में देखेंगे कि एक कोशिकीय जीव क्लेमाइडोमोनास
यदि एक कोशिकीय जीव क्लेमाइडोमोनास और कौन अमीबा, ये सभी अपना नियंत्रण कोशिकीय की कोशिका के माध्यम से ही करती है। इनके शरीर में कोई मस्तिष्क जैसे कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे अमीबा के बारे में बात करें तो इनका आकार किसी प्रकार से होती है, उत्पादों को फैलाकर नियंत्रित करती है। अमीबा को कैसे पता चलता है कि यहाँ भोजन है, इस भोजन को घेरना है और घेर करके इस भोजन को अपने अंदर ले लेना है, ये अमीबा को कैसे पता चलता है? तो अमीबा अपने कोशिका के माध्यम से ही भोजन का पता लगा लेती है और भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेती है ना। तो अमीबा भी अपने बॉडी का नियंत्रित कर पा रही है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार से हम इसको अध्ययन करते हैं। नियंत्रण को हम दो प्रकार से अध्ययन करते हैं, एक पादप नियंत्रण अर्थात पेड़ पौधों में नियंत्रण और समन्वय, और दूसरा अध्ययन करते हैं जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय, यानी कि जीव जंतुओं में नियंत्रण कैसे होता है, इन सब के बारे में ऐसे भी अध्ययन करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे पादप नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें यही पता चलेगा कि पेड़ पौधों में नियंत्रण कैसे होती है। तो पेड़ पौधों में सबसे पहले गति के हिसाब से हम समझते हैं, पेड़ पौधे में जो गति होती है उनके हिसाब से नियंत्रण और समन्वय देखते हैं। आपको पता होगा कि पेड़ पौधे में पत्तियां या फिर तना सूर्य के प्रकाश की ओर गति करने लगते हैं, मतलब कि तना या पत्तियां में वृद्धि सूर्य के प्रकाश की ओर ही होती है। कभी देखे हैं कि जमीन के अंदर पत्तियां और तना का वृद्धि होती है? नहीं, यानी कि पत्तियां या तना जो भी है उनकी वृद्धि कहाँ? सूर्य के तरफ ही होती है, सूर्य की ओर होती है। तो इसको कहेंगे प्रकाशानुवर्तन, यानी कि प्रकाश की ओर पत्तियां के वृद्धि होना या तना का वृद्धि होना, इसे प्रकाशानुवर्तन कह सकते हैं। तो गति के हिसाब से। दूसरा देखिए जड़ का वृद्धि, तो पौधे में जड़ का वृद्धि कभी देखे हैं सूर्य के प्रकाश की ओर जड़ बढ़ रही है? नहीं, जड़ का वृद्धि होती है भूमि में। कहाँ पर? भूमि में, यानी कि पृथ्वी के अंदर। तो इसे कहेंगे गुरुत्वानुवर्तन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ रही है। जड़ किस दिशा में बढ़ रही है? गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ रही है, इसीलिए इस नियंत्रण को कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। इतना पता चल गया होगा, है ना। फिर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकाश अनुवर्तन, इसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। इसमें समझेंगे, इसमें पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं। किस तरफ गति करते हैं? पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते चले जाते हैं, है ना। इसको पता कैसे लगा पाएंगे? तो आप एक अंधेरा बंद कमरे ले लीजिए, ठीक है, अंधेरा बंद कमरे ले लीजिए और यहाँ पर छिद्र कर दीजिए। यहाँ पर क्या कर दीजिए? यहाँ पर एक छिद्र कर दीजिए, ठीक है। एक अंधेरा बंद कमरे ले लीजिए और यहाँ पर एक छिद्र कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर एक छिद्र कर दीजिए और पौधा को आप लगा दीजिए। पौधा को आप यहाँ पर लगाइए, ठीक है, यहाँ पर पौधा लगाइएगा तो पता चलेगा कि सूर्य का प्रकाश यदि यहाँ से आएगी तो सूर्य का प्रकाश यहाँ आएगी तो पौधे की वृद्धि इस ओर होगी। किस ओर होगी? इस ओर। इससे यही पता चलता है कि पौधे का वृद्धि प्रकाश की ओर हो रही है, अर्थात प्रकाशानुवर्तन। कैसा? प्रकाशानुवर्तन, ऐसा कह सकते हैं, है ना। जैसे कि इस प्रकार के गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तने के शीर्ष भाग, यहाँ का भाग और पत्तियां में ये दिखाई पड़ती है कि इसका वृद्धि कहाँ? प्रकाश की ओर हो रही है, ठीक है। जड़ प्रकाश से दूर रह करके अनुक्रिया करते हैं, मतलब कि जड़ जो है प्रकाश से दूर रह करके ये विपरीत प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पर एक और शब्द आती है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पत्तियां और तना सूर्य की तरफ की ओर गति की है तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन हो जाएगी, लेकिन गुरुत्वानुकर्षण तो इधर होगी, गुरुत्वानुकर्षण इधर होगी, गुरुत्वानुवर्तन इधर होगी। तो हम बोल सकते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, पत्तियां और तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, क्योंकि इसके विपरीत जा रही है। किस तरफ? इसके विपरीत जा रही है। उसी प्रकार से इसमें भी देख सकते हैं, इधर बोल सकते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, है ना, और इस तरफ बोल सकते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से आप किसी पौधा को गिरा दीजिएगा तो उसका जो जड़ है नीचे की ओर ही जाएगी, है ना। उसका जो जड़ है नीचे की ओर ही जाएगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, है ना, जैसा देखा कि जा सकता है फिगर में, ठीक है। गुरुत्वानुवर्तन में देखेंगे कि जियोट्रोपिज्म में समझेंगे कि इसमें पौधे के अंग गुरुत्वानुकर्षण
गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हैं, यानी कि नीचे की ओर गति करते हैं, या पौधे के जड़ों में स्पष्ट दिखाई देता है। पौधे के जड़ों में जो है स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें पौधे के तने गुरुत्वानुकर्षण के विपरीत वृद्धि करते हैं, गुरुत्वानुकर्षण के विपरीत उल्टी दिशा में वृद्धि करते हैं, इसलिए इसे कह सकते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। क्या कहेंगे? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। इसको कहेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। बिल्कुल, ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे समझते हैं, दूसरे टॉपिक को समझते हैं। ये दूसरे टॉपिक क्या है? रासायनिक अनुवर्तन या केमेट्रोपिज्म, है ना, केमोट्रोपिज्म। यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं फिगर के अंदर कि रासायनिक अनुवर्तन क्या है ना, यही है रासायनिक अनुवर्तन। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पौधे के पादप के जनन अंग में, पादप के जो जनन भाग होते हैं जिसको कहते हैं हम जयांग, क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं, है ना। या तो इसको हम एक नाम और से जानते हैं जिसको कहते हैं अस्त्री केसर, अस्त्री केसर, ये सभी अस्त्री केसर, जयांग या अस्त्री केसर। ठीक है, इस प्रकार से। तो अस्त्री केसर के पता ही होंगे कि टोटल इसके 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग होते हैं, फिर मध्य वाले भाग होते हैं, है ना, जिसको कहा जाता है वर्तिका, है ना, इसको कहा जाता है वर्तिका, इसको वर्तिकाग्र, इसको क्या, अंडाशय वाले भाग। ठीक है, तो यहाँ पर जब पहुँचती है परागकण जब यहाँ पहुँचती है तो परागकणों की गति इस नालिका से होते हुए कहाँ जाती है? परागकणों की गति इस नालिका से होते हुए कहाँ तक जाती है? इस अस्त्री केसर के बीजांड तक। कहाँ तक जाती है? बीजांड तक जाती है, ओव्यूल तक जाती है। ठीक है, और जा करके यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया करती है, तब जाकर के यहाँ पर बीजों का निर्माण होता है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी अस्त्री केसर या जयांग भाग में, किसी पौधे के जयांग भाग में, जनन अंग के जयांग भाग में जो परागकणों की गति होती है किसी अस्त्री केसर के अंदर, परागकणों की गति होती है किसी अस्त्री केसर के अंदर, तो वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे रासायनिक अनुवर्तन। क्या हो जाएंगे? रासायनिक अनुवर्तन होंगे। तो इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल रूप से हम स्टडी करेंगे। कहाँ पर? जनन टॉपिक में। किसमें? जनन टॉपिक में। जो इसके बाद टॉपिक आती है, इसके बाद आती है जो कि ये रहती है छठा टॉपिक रहती है, जैसे कि जिसको कहते हैं नियंत्रण और समन्वय के बाद जनन टॉपिक ही आती है। उसमें हम पूरा डिटेल रूप से चर्चा करेंगे, है ना। एक पुंकेसर आती है, पुंकेसर का परागकण निकल करके यहाँ जाती है स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक, अब वर्तिकाग्र तक जाते हुए ये गति करते हुए कहाँ तक जाती है? ये बीजांड तक, है ना। तो यही जो गति करती है अंदर, इसी को हम जानते हैं रासायनिक अनुवर्तन। क्या जानते हैं? रासायनिक अनुवर्तन। अब जैसे कि देखेंगे, यह गति रासायनिक उद्दीपन के द्वारा होती है, यानी कि रासायनिक विधि द्वारा होती है। परागन के समय, यानी कि परागन के समय जो रहते हैं परागकण, यहाँ पर आ जाते हैं ना परागकण, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं परागन। क्या कहते हैं? परागन। इसको पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं, पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। और परागकण रहते हैं तो परागकणों की गति अंदर की ओर, वही बोला जाता है कि परागन के समय परागकण से निकलने वाली परागनालिका का बीजांड में होने वाला, यानी कि परागकण का निकलने वाली अपरागनालिका, इसको कहते हैं परागनालिका, अपरागनालिका से बीजांड में होने वाली इस प्रकार का अनुवर्तन दर्शाता है। इसी प्रकार का अनुवर्तन इसमें दर्शाता है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आया होगा। जयांग के अस्त्रीकेसर भाग में परागकणों की गति, है ना, परागनालिका के अंदर परागकणों की गति बीजांड तक पहुँचती है। कौन पहुँचती है? तो ये पहुँचती है परागकण। ठीक है, तब जाकर के आगे बीज का निर्माण होते हैं इस प्रकार से। फिर आगे जलानुवर्तन। जलानुवर्तन में समझेंगे कि पौधे में जड़ों का जल की ओर आकर्षण, है ना, पौधे में जो जड़ रहते हैं वो जल की ओर आकर्षण, जल की ओर गति, तो कह सकते हैं वो जलानुवर्तन। क्या कह सकते हैं? जलानुवर्तन। ये यही है, यानी कि पौधे के अंग का जल की ओर होने वाला गति को क्या कहते हैं? जलानुवर्तन। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो ये था गति के हिसाब से, है ना, पौधों के अंदर गति के हिसाब से नियंत्रण और समन्वय। तो देख रहे थे कि एक प्रकाश की ओर, दूसरा जमीन की ओर, स्थल की ओर गति कर रही थी। तीसरा क्या था? तीसरा था कि
स्त्रीकेसर के अंदर परागकणों की गति, फिर चौथा था जल की ओर गति, है ना। इस प्रकार से हम समझ लिए इन चारों प्रकार की गति। तो इन चारों प्रकार की गति से एक सवाल तो जरूर यहाँ पूछा जाता है, ठीक है। तो इन चारों प्रकार की गति को आप याद कर लीजिएगा और उसके बाद फिर सवाल को जाकर के छक्का छोड़ा दीजिएगा, है ना। एग्जाम में जाके पूरी तरह से एकदम से छक्का छोड़ा दीजिएगा, समझ गए, है ना। बिल्कुल। आगे देखना है, आगे देखना है पादप हार्मोन, जिसको कहते हैं प्लांट हार्मोन, ठीक है। ये क्या है, तो पौधों के अंदर पाए जाने वाले बहुत प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो वो हार्मोन्स अलग अलग कार्य को अंजाम देते हैं। पौधा के अंदर हार्मोन्स जो है अलग अलग कार्यों का अंजाम देते हैं। जैसे कि पहला हार्मोन जो होता है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन कहलाता है, ये पौधे के वृद्धि करने में मदद करती है, पौधे के लंबाई में वृद्धि करती है ना, ग्रोथ में वृद्धि करती है, लंबाई में वृद्धि करती है, तो इसे वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, समझे। ऑक्सिन हार्मोन होते हैं। फिर धीरे धीरे वैसे करते करते पौधे में टोटल 5 हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? 5 हार्मोन होते हैं। इन सभी हार्मोनों के बारे में यहाँ पर जानना है। तो पहले समझेंगे, पौधे को विकसित करने के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। ये हार्मोन है क्या? हार्मोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है, हार्मोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके वहाँ पर जाने से, जिसके किसी जगह पर जाने से वहाँ की रासायनिक क्रियाएं होना शुरू हो जाता है। हार्मोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसको किसी जगह पर जाने से वहाँ की रासायनिक क्रियाएं होना शुरू हो जाती है, समझे। वो हार्मोन कहलाता है। जैसे कि एक समूह है, एक समूह में मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग अभी रुकी हुई है, लेकिन कोई एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार है जिसके आने से मीटिंग शुरू हो जाएगी, तो वही कहलाएगी एक हार्मोन के रूप में। क्या कहलाएगी? हार्मोन्स के रूप में। बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना, जिसे हम पादप हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, ध्यान में रखिएगा। पहला होते हैं ऑक्सिन हार्मोन, है ना, दूसरा होते हैं जिबरेलिन हार्मोन, तीसरा होते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन, चौथा होते हैं एब्सिसिक हार्मोन, पांचवा होते हैं एथिलीन हार्मोन, ठीक है। इस प्रकार से हार्मोन्स पाए जाते हैं। किसके अंदर? ये पाए जाते हैं पौधे के अंदर, ठीक है, पेड़ पौधे के अंदर। यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि ये है ऑक्सिन हार्मोन के प्रभाव से इसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है ना, ऑक्सिन हार्मोन के प्रभाव से। अब देखते हैं, सबसे पहले है ऑक्सिन हार्मोन, है ना। यह मुख्यतः पौधे के तने के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? पौधे के तना जो रहते हैं इसके शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, ताकि लंबाई क्या करे? लंबाई क्या करे? वृद्धि करे। धीरे धीरे ये लंबाई वृद्धि करे और ये लंबा होने में प्रेरित करते हैं। देखेंगे फिर आगे, ये कोशिका के विभाजन में सहायता करते हैं। कोशिका के विभाजन समझते हैं, अर्थात पौधे के शीर्ष में एक उत्तक पाए जाते हैं। पौधे के शीर्ष में एक उत्तक पाए जाते हैं जिसे हम जानते हैं शीर्ष अस्त उत्तक। शीर्ष अस्त उत्तक, है ना, उत्तक। इसको हम 9th क्लास के उत्तक चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। शीर्ष अस्त उत्तक पौधे के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। वही शीर्ष अस्त उत्तक में ये जा करके क्या करते हैं? ये हार्मोन ये कोशिका का विभाजन करते हैं। अब कोशिका का विभाजन करते हैं, 1 से 2 बनाते हैं, 2 से 4 बनाते हैं, 4 से 8 बनाते हैं। इसी प्रकार से बना करके इसी अपनी ग्रोथ में यानी कि लंबाई में वृद्धि करते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। तो कोशिका विभाजन में ये सहायता करते हैं यही हार्मोन जाते हैं, तो जाने के बाद कोशिका का विभाजन होना शुरू हो जाता है। अब विभाजन होते होते इनकी लंबाई बढ़ने लगती है। तो कह सकते हैं इसको लंबाई वृद्धि हार्मोन भी कह सकते हैं, लंबाई वृद्धि हार्मोन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कोशिका का विभाजन करके लंबाई को वृद्धि करने में मदद करती है। समझ गए बातों को? तो पेड़ पौधा का लंबाई वृद्धि हार्मोन कौन सा कहलाएगी? ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसी कारण पौधे के शीर्ष कट जाने के कारण, माना कि पौधे का ये शीर्ष है, ये भाग को हम काट के अलग कर देंगे तो इसकी लंबाई रुक जाएगी, इसकी लंबाई बढ़ना रुक जाएगी, क्योंकि ये शीर्ष भाग में ही है जा करके विकसित होते हैं। शीर्ष भाग में ही जा करके ये लंबाई को बढ़ाते हैं, और शीर्ष भाग को ही हम काट देते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ना रुक जाएगी। अब वो चौड़ाई बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? चौड़ाई। समझ गए? इसी प्रकार से कभी कभी जब पौधा लगाते हैं, छोटा छोटा पौधा, तो बोला जाता है कि उसके यदि पौधा को हमको फैलाना है चारों तरफ, पौधा को चारों तरफ फैलाना है, तो उसके लंबाई को काट देते हैं तो पौधा धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगती है ना, ऐसा करते हैं। और यदि कभी पौधा को हमको लंबाई बढ़ाना है तो उसके तना को छाट देते हैं हम, है ना, तना को छाटते हैं ताकि पौधा का लंबाई
में वृद्धि हो जाए। तना इसीलिए छांटते हैं क्योंकि तना के भी तो शीर्ष भाग होंगे, और तना के शीर्ष भाग होंगे तो यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन हार्मोन पहुँचेंगे। यदि यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन पहुँचेंगे ही नहीं तो कुल के कुल ऑक्सीजन हार्मोन ऊपरे ना पहुँचेंगे, इस कारण से लंबाई ऊपर ही बढ़ेगी। समझ गए बातों को? ऐसा ही प्रक्रिया होती है। इसको कह सकते हैं कि कट जाने के कारण इस लंबे होने की वृद्धि रुक जाती है। इस लंबे होने की वृद्धि इसकी क्या हो जाती है? रुक जाती है, और पार्श्व शाखाएं निकलने लगती है, यानी कि सतह से शाखा निकलने लगती है। छोटा छोटा क्या निकलने लगती है? शाखा निकलने लगती है ना। कुछ ऑक्सीजन हार्मोन का नाम है, यानी कि एक ऑक्सीजन हार्मोन है जिसका नाम है, याद रखना, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, एक ऑक्सीजन हार्मोन का नाम है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखना है जिब्रेलिक हार्मोन से। जिब्रेलिक हार्मोन ये क्या है ये समझना है। यह मुख्य रूप से जिब्रेलिक अम्ल पाया जाता है। जिब्रेलिक हार्मोन में मुख्य रूप से जिब्रेलिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाए जाते हैं। इसी के नाम पर जिब्रेलिन हार्मोन पड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, जिब्रेलिक अम्ल क्या है? एक जटिल, सरल नहीं, जटिल कार्बनिक यौगिक है जो बहुत श्रृंखला के साथ ये बना हुआ होगा। इसके द्वारा पौधे के मोटे तने की वृद्धि में नियंत्रण होता है, यानी कि पौधा का जो मोटा तना है, मोटा मोटा जो तना है, इसमें वृद्धि में नियंत्रण होता है। यानी कि कह सकते हैं पौधा के चौड़ाई को यदि वृद्धि करना है तो कौन सा? जिब्रेलिक हार्मोन। कौन सा है? जिब्रेलिक हार्मोन। तो इसके तना की मोटाई में वृद्धि होती है, ठीक है। इसके उपयोग से बहुत आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है। इसी जिब्रेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं तो हम बहुत सारे फल और फूलों का उत्पादन हम कर पाते हैं, समझे? इसी के कारण से, क्योंकि ये ग्रोथ, लंबाई ग्रोथ नहीं करती है बल्कि ये चौड़ाई ग्रोथ करती है, ठीक है, जो कि तने के चौड़ाई को ये ग्रोथ में लाती है। जिब्रेलिक हार्मोन्स, इतना ध्यान में रखते चलना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद आती है साइटोकाइनिन हार्मोन। क्या आती है? साइटोकाइनिन हार्मोन। इसमें समझ के चलना है कि यह रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है। यह क्या है? रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है जो कहाँ? बीजांड के अंदर देखने को मिलता है, बीजों के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। जो बीजों के भ्रूण एवं पौधे के जड़ों में संचित होते हैं, है ना। बीजों के भ्रूण जो होते हैं, बीजों के देखिए ये भ्रूण है ना, बीजों के भ्रूण है, ये पूरे क्या है? भ्रूण है ना, भ्रूण है। ये क्या है? भ्रूण पोष है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार है, ये बीज का ये सब भाग है। तो बीजों के भ्रूण एवं पौधे के जड़ों में ये संचित होते हैं, पौधा के जड़ में भी ये रहते हैं, और ये कोशिकाओं के विभाजन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, और कोशिका के विभाजन करते हैं, और विभाजन करके मुख्य भूमिका निभाते हैं ताकि ये धीरे धीरे बड़ा हो, और बड़ा होने के बाद ये फल का रूप ले। किसका रूप ले? फल का रूप ले, बड़ा होकर के, ठीक है। ऐसा ही इसमें पाया जाता है। ये क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं। पत्तियां रहते हैं ना, पत्तियां में क्लोरोफिल के कारण हरा होती है। क्या होती है? पत्तियां का रंग हरा होती है। तो क्लोरोफिल को पत्तियां में काफ़ी समय तक नष्ट होने नहीं देती है। तो क्लोरोफिल को बचा के कौन रखती है? साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है, जिसमें पत्तियां अधिक समय तक हरी भरी और ताज़ी बनी रहती है ना। ये साग सब्जी में भी ज़्यादा हो सकते हैं, जिसमें साग कह सकते हैं, साग उसमें ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि पत्तियां उसके हरे भरे ज़्यादा होते हैं और ताज़ा होते हैं। तो कह सकते हैं कि उसमें कौन सा? साइटोकाइनिन हार्मोन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। फिर है फलों और बीजों में इनकी संख्या अधिक होती है। फल में और बीजों में इनकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है साइटोकाइनिन हार्मोन की। फिर है एब्सिसिक हार्मोन्स, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल के रूप में हार्मोन्स रहते हैं। तो ये अम्ल ये कैसे रहते हैं? हार्मोन्स कार्बनिक अम्ल है एक प्रकार का। एब्सिसिक अम्ल क्या है? कार्बनिक अम्ल है। ये वृद्धि रोधक है, ये वृद्धि को रोकते हैं। जैसे पौधे को वृद्धि को ग्रोथ करना है तो वृद्धि को एक समय ऐसा आएगा कि पौधा का वृद्धि इतना तेजी से बढ़ेगा कि उसको रोकने वाला भी तो एक चाहिए, क्योंकि पौधा का लंबाई कितना करना है वो पौधा के हार्मोन ही तो डिसाइड करेंगे कि उसका लंबाई कितना बढ़ाना है। तो पौधे के लंबाई को एक निश्चित समय के बाद फिर रोक देते हैं कि इसके बाद फिर इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो वो कौन करते हैं? एब्सिसिक अम्ल। कौन करते हैं? एब्सिसिक अम्ल। जो ऑक्सिन हार्मोन एवं जिब्रेलिन हार्मोन क्या करते थे? तना को वृद्धि करते थे, तना के मोटाई को वृद्धि करते थे, और ऑक्सिन हार्मोन क्या करते थे? लंबाई को वृद्धि करते थे। तो इन दोनों का विपरीत काम करती है। लंबाई को और चौड़ाई को दोनों को रोकने का काम कौन करती है? तो एब्सिसिक अम्ल, ठीक है।
इसी प्रकार से ध्यान रखना है। इसके प्रभाव को उल्टा कर देते हैं। किसके प्रभाव को उल्टा कर देती है? ऑक्सिन और जिबरेलिन्स के प्रभाव को क्या कर देती है? उल्टा कर देती है और उसे रोक देती है। फिर है, ये एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो किसी भी पौधा पर छिड़काव करने से शीघ्र ही पत्तियों का विलगन या झड़ना शुरू कर देता है। ये एब्सिसिक अम्ल एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो किसी भी पौधा के पत्तियों पर छिड़क देंगे तो धीरे धीरे पत्तियां टूट करके गिरना शुरू हो जाएगी, पत्तियां मुरझा जाएगी। ठीक है, पत्तियां मुरझा जाएगी। इस प्रकार से ऐसी प्रक्रिया होगी। ये कलियों में वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकता है। कलियों में वृद्धि, कलियां जानते हैं, जब पौधा में जो कली निकलता है, छोटा छोटा कली निकलता है, उसके वृद्धि को रोकते हैं। और बीजों को अंकुरन, पौधा के अंदर जब फल लगते हैं तो फल में बीज भी तो लगते हैं, तो बीज अंकुरन हो सकते हैं, अंकुरित हो सकते हैं बीज, तो उसको अंकुरन होने से रोकते हैं। समझे? बीजों को अंकुरन होने से रोकते हैं ताकि पेड़ के अंदर बीज अंकुरित ना हो पाए, वो बाहर निकले तब भले अंकुरित होंगे। इसी के कारण से चना का बीज, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि प्याज, ये सभी आते हैं तो ये सभी तुरंत अंकुरित नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही उस बीजों में, प्याज में या चना में इसकी मात्रा खत्म हो जाती है तो अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। आलू में भी अंकुरन आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही प्रक्रिया होती है। ये कोशिका विभाजन के अवरोधक कार्य करते हैं। कोशिका विभाजन को ही रोक देते हैं। बताइए, कोशिका विभाजन करके ही तो लंबाई वृद्धि कर रहा था, चौड़ाई वृद्धि कर रही थी, इसी को रोकने का काम कर रही है, तो उसके अवरोधक के रूप में काम कर रहे हैं। समझ गए बातों को? बिल्कुल, इतना ध्यान में रखिएगा। फिर आगे क्या कहती है? आगे है एथिलीन हार्मोन। एक अंतिम है 5वां नंबर में, एथिलीन हार्मोन। इसमें समझेंगे कि पेड़ पौधे के अंदर ये एक ऐसा हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करती है। और ये पेड़ पौधों में गैस के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? गैस के रूप में। देखेंगे, यह गैस के रूप में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जो पेड़ पौधे के अंदर है। यह सामान्यतः ऊंचे वर्ग के पौधे में पाया जाता है, यानी कि जो बड़े बड़े वर्ग के पौधे हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, यानी कि ये सब प्रकार के जो पौधे हैं, ये सब में पाए जाते हैं। ये सब में पाए जाते हैं और ये सब में फलों को पकाने का काम करती है। यानी कि फलों को पकाने का काम करती है ना? कौन पकाने का काम करती है? एथिलीन हार्मोन। तो अब पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाला कौन सा हार्मोन फलों को पकाने का काम करती है? तो एथिलीन हार्मोन। कौन सा? एथिलीन हार्मोन, जो प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए भी क्या करते हैं और फलों को पत्तियों और तथा जड़ों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये फलों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है, हर जगह पाए जाते हैं। और ये विशेष रूप से फलों को पकाने की सहायता करते हैं, है ना? फलों को पकाने की सहायता करते हैं। फलों को पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। फिर एक बात और, जैसे कि आप कभी बोलिएगा कि कच्चे फल हम तोड़ के लाते हैं तो उसको भी पकाने के लिए यही हार्मोन का यूज करते हैं। नहीं, ये तो एथिलीन है, ये तो एथिलीन है। लेकिन जो हम कच्चे फल तोड़ के लाते हैं उसको पकाते हैं कार्बाइड से। किससे पकाते हैं? कार्बाइड से। इसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से हम पकाते हैं। कैसे पकाते हैं? कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल छिड़कते हैं, H2O छिड़कते हैं, ठीक है। इसको छिड़कने के बाद एक गैस निकलना शुरू करती है जिसको हम कहते हैं एसिटिलीन, जिसको हम जानते हैं C2H2। ये गैस निकलते हैं और इसी गैस के जरिए ही फल पकती है। कैसे? जैसे टोकरी में हम किसी फल को रखे, कच्चे फलों को, उसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड रख देंगे और थोड़ा सा जल छिड़क देंगे, धीरे धीरे उससे गैस निकलेगी एसिटिलीन। वही एसिटिलीन गैस टोकरी में जो बंद रहेंगे उसको क्या करेंगे? फलों को पका देंगे। समझ गए? इतना बातों को ध्यान में रखिएगा, है ना? अतः इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? एथिलीन को। एथिलीन के द्वारा पेड़ में फल पकती है और एसिटिलीन के द्वारा हम लोग कृत्रिम रूप से फल पकाते हैं। समझ गए बातों को? एसिटिलीन गैस के द्वारा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए कच्चे फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। जो किससे बनता है एसिटिलीन गैस? कैल्शियम कार्बाइड से जल छिड़कते हैं, तब जाकर के एसिटिलीन गैस का निर्माण होती है। इसके बारे में हम कार्बन और इसके यौगिक में हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, ठीक है, कि एसिटिलीन गैस का निर्माण कैसे होती है। वो कार्बन और इसके यौगिक चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, है ना? जो चौथा चैप्टर है
चौथा चैप्टर है जो कि रसायन शास्त्र में है, केमिस्ट्री में है। ठीक है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, ये सब हम पढ़ाएंगे। एसिटिलीन गैस का निर्माण कैसे होती है, मीथेन गैस का निर्माण कैसे होती है, एथिलीन गैस का निर्माण कैसे होती है, सभी प्रकार के गैसों का निर्माण कैसे होती है, सभी हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। वो पेड़ पौधों में नियंत्रण और समन्वय वहां तक समाप्त हो गया था कि कौन कौन से उसके अंदर हार्मोन्स था, वही हार्मोन्स पेड़ पौधों को नियंत्रित कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब समझ रहे हैं जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय, यानी कि एक जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय होने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होनी पड़ती है। तो पहले समझ लीजिए, जंतुओं में नियंत्रण के लिए एक मुख्य नियंत्रण अंग होते हैं जिसे कहते हैं मस्तिष्क। क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं, है ना, मस्तिष्क कहते हैं। इस प्रकार से इसी के द्वारा नियंत्रण होते हैं। उसके बाद फिर इसके अंदर जुड़े रहते हैं स्पाइनल कोड। क्या जुड़े रहते हैं? स्पाइनल कोड, जिसे हम मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं। इसी मेरुरज्जु के द्वारा तंत्रिका तंत्र बिखरे हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? तंत्रिका तंत्र बिखरे हुए रहते हैं पूरे शरीर में। कहाँ पर? पूरे शरीर में। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि हमारे मस्तिष्क से कहाँ तक? मस्तिष्क एक मुख्य नियंत्रण अंग है, मुख्य नियंत्रण अंग है। इसी के द्वारा तंत्रिका तंत्र का बिखराव पूरे शरीर में रहते हैं, पूरे बॉडी तक में रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना, येलो येलो कलर का पूरा बिखराव है। मेरुरज्जु एक मुख्य केंद्रीय अंग है, मुख्य केंद्रीय पंप है, केंद्रीय अंग है ना, केंद्रीय अंग है मेरुरज्जु। ठीक है, जिसको हम जानते हैं। अब देखते हैं जंतुओं में शारीरिक क्रियाओं के बीच नियंत्रण दो प्रकार से होते हैं। नियंत्रण कितने होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। एक मस्तिष्क, ये सब दिख रहा है, पहला ये एक नंबर इसमें इसको पढ़ेंगे। दूसरा नंबर में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और हार्मोन्स रिलीज करके शरीर के अंदर सारे रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे पाचन की क्रिया, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का निष्कासन, है ना, हमारे लिंग हार्मोन्स का लिंग हार्मोन के द्वारा नियंत्रण, यानी कि कई प्रकार का नियंत्रण। ब्लड में शुगर की कमी ज़्यादा, शुगर की कमी कम, ये सब का बैलेंस, है ना, सोडियम क्लोराइड का बैलेंस, फिर जल का बैलेंस कौन करेगा, कैसे इसको नियंत्रण कौन करेगा, इन सब का हमारे बॉडी में जल का बैलेंस रहना चाहिए, सभी का नियंत्रण करके रखता है। कौन करता है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसके बारे में इसके बाद पढ़ेंगे। तो मनुष्यों में नियंत्रण दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है तंत्रिकीय या तंत्रिका नियंत्रण, जो ऐसा दिख रहे हैं। दूसरा होते हैं रासायनिक नियंत्रण, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होती है ना। दूसरा नंबर ये। तो पहला नंबर पहले पढ़ेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण या नर्वस कंट्रोल, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिकीय नियंत्रण के बारे में। तो समझेंगे यह तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तंत्रिकाओं के द्वारा नियंत्रण होता है, जिसमें तंत्रिका कोशिका रहते हैं। इसके अंदर क्या रहते हैं? तंत्रिका कोशिका रहते हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी कि बड़े बड़े जंतुओं में, जैसे हम लोग आ गए, बड़े बड़े जीव जंतु आ गए, तो ये सभी में तंत्रिका कोशिका मिलकर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो पूछा जाता है तंत्रिका तंत्र क्या है, तो बोलना है, क्या बोलना है इसमें? यही बोलना है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसी तंत्रिकाएं, कई तंत्रिकाएं मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसे तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। आगे तंत्रिका उत्तक क्या है? तंत्रिका उत्तक क्या है तो बता दें। अब बता दें कि यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक क्या है? एक कोशिका है, और यहाँ से यहाँ तक लेकर के एक कोशिका है। कितने कोशिका है? एक कोशिका है, जो यहाँ पर पूरा बना करके दिखाया गया है, यहाँ पर पूरी तरह से बना करके दिखाया गया है। जिस कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन की कोशिका। न्यूरॉन की कोशिका, जो हमारे बॉडी की सबसे लंबी कोशिका के रूप में जाना जाता है, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका के रूप में जाना जाता है न्यूरॉन की कोशिका। और यही न्यूरॉन की कोशिका मिल करके तंत्रिका उत्तक का निर्माण करती है, क्योंकि दो कोशिका मिला तो एक तंत्रिका उत्तक बनाया। कितना बनाया? एक तंत्रिका उत्तक बनाया। और मिलने की जो बिंदु है, इसी बिंदु को हम जानते हैं सिनैप्स। क्या जानते हैं? सिनैप्स। मिलने की बिंदु है सिनैप्स है। तो कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक
न्यूरॉन कोशिका, 2 या 2 से अधिक न्यूरॉन कोशिका सिनैप्स के द्वारा मिलकर के तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती है। बिल्कुल समझ गए होंगे, समझ गए बातों को, समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए, जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार के न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर, एक विशेष प्रकार के न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर जो ऊतक बने हैं, न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर जो ऊतक का निर्माण हुआ है, उसी को हम कहते हैं तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अर्थात न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन से मिलकर तंत्रिका ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ है। यानी कि ऐसे ऐसे न्यूरॉन से मिलकर के तंत्रिका ऊतक का निर्माण हुआ है, और इन सभी तंत्रिका ऊतक से बहुत सारे का मिलकर के क्या निर्माण हुआ है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ है, जो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। समझ रहे बातों को, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ है। समझ गए, तंत्रिका ऊतक से मिलकर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ है। तो न्यूरॉन कहाँ है इसमें, बोलिएगा न्यूरॉन कहाँ है, दिखाइए, हमको दिख ही नहीं रहा है। तो न्यूरॉन ये सब के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, ये सब के अंदर होते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन लंबाई में मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। अब न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है, सारा खेलना तो न्यूरॉन पर ही है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होते हैं, परमाणु, है ना, ऐसा होते हैं, जानते होंगे। तो सारा खेला तो परमाणु पर ही केमिस्ट्री टिका हुआ है ना। लेकिन ये तो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी है तो कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र टोटल न्यूरॉन पर ही टिका हुआ है, क्योंकि न्यूरॉन ही तो है सबसे छोटा इकाई कोशिका के रूप में, है ना, न्यूरॉन ही है। यानी कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक तंत्रिका कोशिका होती है, प्रत्येक न्यूरॉन में एक तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे साइटोन कहते हैं, साइटोन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जैसे कि देखेंगे, है ना, साइटोन कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे साइटोन कहते हैं। इसको साइटोन बोला जाता है, मध्य में, इसके मध्य वाले को क्या बोला जाता है, साइटोन कहते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। यानी कि इस साइटोन वाले भाग में कोशिका द्रव्य होते हैं और एक बड़ा सा न्यूक्लियस होते हैं। बड़ा सा क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ऐसा होते हैं। ठीक है, साइटोन में अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकली रहती है, छोटी छोटी शाखाएं इस प्रकार से निकली हुई रहती है ना, अनेकों निकली रहती है, जिसे कहते हैं डेंड्राइटस। क्या कहते हैं, डेंड्राइटस कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइटस। और एक लंबी सी शाखा निकली हुई रहती है, एक लंबी सी शाखा निकली हुई रहती है, यानी कि सबसे पहले छोटे छोटे शाखाओं को क्या कहते हैं हम, डेंड्राइटस कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइटस कहते हैं। फिर आगे बोला गया है कि इनमें एक अपेक्षाकृत लंबी शाखा निकली हुई रहती है, एक बहुत लंबी शाखा निकली हुई रहती है, जिसे हम एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोन। तो पता है इसको क्या बोलेंगे, डेंड्राइटस। ठीक है, डेंड्राइटस। और इसको क्या बोलेंगे, साइटोन। क्या बोलेंगे, साइटोन। समझ गए। और ये न्यूक्लियस क्या है, साइटोन में एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, एक्सॉन। क्या बोलेंगे, एक्सॉन बोलेंगे। इतना पता चल गया होगा। ठीक है, एक्सॉन कहते हैं। डेंड्राइटस विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर साइटोन तक पहुंचाते हैं। अब देखना, पहले समझते हैं डेंड्राइटस क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के विद्युत आवेग को, विद्युत आवेग को नहीं, मतलब डेंड्राइटस जो है सारे संवेदनाओं को क्या करते हैं, अपने से आकर्षित करते हैं। आकर्षित करके कहाँ पर, केंद्रक में पहुँचाते हैं। कहाँ पहुँचाते हैं, ये केंद्रक में, अर्थात साइटोन को पहुँचाते हैं। किसको पहुँचाते हैं, साइटोन। यानी कि जो भी हलचल होती है, अदर एक्टिविटी होती है, तो ये ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके कहाँ पहुँचाते हैं, यहाँ पर पहुँचाते हैं। अब पहुँचे साइटोन में, साइटोन पहुँचाने के बाद फिर कहाँ, एक्सॉन को दे देते हैं। और एक साइटोन क्या करते हैं, पहुँचाने के बाद साइटोन में एक काम होता है, साइटोन में पहले विद्युत आवेग में बदल जाता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदल जाता है। जो भी हम संवेदना ग्रहण किए, जो भी ये संवेदना ग्रहण करता है, तो संवेदना इलेक्ट्रिक इम्पल्स या विद्युत आवेग में बदल जाती है, और वही विद्युत आवेग आगे ट्रांसफर होती है एक्सॉन के माध्यम से, और यहाँ पर आने के बाद फिर संवेदना के रूप में बढ़ जाता है। और यही संवेदना के रूप में बढ़ जाता है, और इसी के बीच में जुड़ा हुआ रहता है। इसी के बीच में क्या रहते हैं, जुड़ा हुआ रहते हैं अगले कोशिका, और अगले कोशिका में फिर चले जाते हैं संवेदना ऐसा, और जाने के बाद फिर ग्रहण होते हैं अगली कोशिका से। ग्रहण होने के बाद मध्य में जाता है साइटोन में, फिर विद्युत आवेग में बदलती है। अब विद्युत आवेग से कहाँ जाती है, फिर चला जाती है एक्सॉन में। ऐसी प्रक्रिया
इसमें होते रहती है संवेदना। इसी प्रकार से संवेदना आगे होती रहती है तो हमारे शरीर में डाटाओं का संचार होता है ना। कुछ भी हम बोलते हैं, सुनते हैं तो अदर एक्टिविटी हम महसूस करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में महसूस करते हैं, तो उसको संवेदना को हम अपने मस्तिष्क तक लेते हैं, फिर उसका जवाब फिर आता है ना। ऐसा कुछ होता है। साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर संवेदना क्या होते हैं, विद्युत आवेग में बदल जाता है, जिसे एक्सॉन के द्वारा तंत्रिका आवेग आगे की ओर बढ़ता है। एक्सॉन के द्वारा तंत्रिका आवेग कहाँ बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ता है। एक्सॉन से जुड़ी सिनैप्सीय गांठ जिसको कहते हैं सूत्रयुग्मन गांठ, क्या कहते हैं, सूत्रयुग्मन गांठ होते हैं। इस प्रकार से संवेदना तक जाती है, यहाँ तक संवेदना जाती है और जाने के बाद और ये क्या होते हैं, गांठ पेशियों या ग्रंथियों से जुड़ी रहती है। यही अगला कोशिका से या पेशियां या ग्रंथियां से जुड़ी रहती है। उसके बाद फिर काम करने के लिए सोचते हैं। हमारा मन किया कि हाथ को उठाएं, अर्थात तो पहले दिमाग बोला, दिमाग में संवेदना आया होगा, उसके बाद धीरे धीरे तंत्रिका के द्वारा यहाँ तक ट्रांसफ़र हुआ तो हमारे यहाँ का मांसपेशियाँ थोड़ा सा उठाने के लिए मजबूर हो गई, है ना। इस प्रकार से ऐसी प्रक्रिया होती है। तो कहाँ पर, मांसपेशियों से जाकर के जुड़ी जाती है, जहाँ वे उन अंगों को सक्रिय कर देती है, यानी कि एक्टिव कर देती है और काम करने के लिए प्रेरित कर देती है। एक न्यूरॉन के डेंड्राइटस दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से जुड़े रहते हैं। एक न्यूरॉन का डेंड्राइटस, इसका डेंड्राइटस दूसरे न्यूरॉन के, यानी कि यहाँ पर से जुड़े डेंड्राइटस, एक न्यूरॉन का डेंड्राइटस ऐसे जो निकले हुए रहते हैं, दूसरे न्यूरॉन के किससे, एक्सॉन से जुड़े रहते हैं। किससे, एक्सॉन से जुड़े रहते हैं, ताकि संवेदना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाया जा सके, ताकि संवेदना एक से दूसरा तक पहुंचाया जा सके। एक्सॉन के चारों तरफ एक सफ़ेद चिकनी परत पाई जाती है। इसके चारों तरफ ये ब्लू कलर का दिख रही है, एक परत पाई जाती है इसको सुरक्षा के लिए, जिसे कहते हैं हम माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार के चर्बी रूप में है। कैसा है, चर्बी के रूप में है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। ठीक है, आवरण चिकनी पर आवरण पाई जाती है, जिसे हम माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपके आएगा, आपके यहाँ पर एग्जाम में आएगा कि न्यूरॉन के संरचना का, न्यूरॉन को संरचनात्मक रूप से वर्णन करें। तो न्यूरॉन को संरचनात्मक रूप से वर्णन करें तो आप यही लिखिएगा, न्यूरॉन की संरचना ऐसे बना लीजिएगा। फिगर बनाने के बाद फिर क्या कीजिएगा, नीचे सारे संरचना को इसको पूरा वर्णन कर देना है, यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, टोटल 5 नंबर आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल इसी प्रकार से आप इसको समझ लीजिएगा तो आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा, सीधा पहले इसका कौन कौन से अंग होते हैं वो लिख लीजिएगा, है ना, डेंड्राइटस, फिर कौन, साइटोन, फिर कौन, एक्सॉन, ऐसा लिख लीजिएगा। नीचे क्या होते हैं, नीचे होते हैं सूत्रयुग्मन गांठें होते हैं, ऐसा लिख लीजिएगा। फिर बोलिएगा डेंड्राइटस से आती है संवेदना, कहाँ जाती है, साइटोन में, साइटोन से फिर कहाँ जाती है, एक्सॉन में जाती है, एक्सॉन के नीचे जाती है, यहाँ पर जाने के बाद दूसरे मांसपेशियों में जुड़ जाती है या दूसरे कोशिकाओं में जुड़ जाती है। इस प्रकार से संवेदना आगे बढ़ती है। इसी प्रकार से इसे लिख लीजिएगा, समझ में आ ही गया होगा, है ना। आगे देखते हैं, मनुष्य की मस्तिष्क, ये मनुष्य का मस्तिष्क के बारे में जानना है ना, इसके बारे में समझना है। इसके बारे में देखेंगे कि मनुष्य का मस्तिष्क, इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ना है। आखिर मनुष्य का मस्तिष्क ही तो है केंद्रीय नियंत्रण अंग। केंद्रीय नियंत्रण अंग यानी कि केंद्र में एक बैठा हुआ है जो वही पूरे शरीर को नियंत्रित करने का काम कर रहा है, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मनुष्य क्या है, एक अत्यंत कोमल है, मांसल अंग है। मनुष्य का मस्तिष्क जो है एक अत्यंत कोमल है, मांसल अंग है ना, ऐसा दिखता है, ऐसा है। तो क्या है, मनुष्य का मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। ठीक है, फिर आगे फिर है तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की होती है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क ही निभाती है, जो पूरे शरीर को नियंत्रित करने का काम करती है। आपको दिख रहा होगा ऐसा इस प्रकार से बना हुआ, इसी के अंदर न्यूरॉन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, न्यूरॉन भरा हुआ है, यही सब के अंदर। ठीक है, ऐसा ही होती है। फिर मस्तिष्क की ऊपरी परत को करेनियम नामक हड्डी से घिरा रहता है। इसके ऊपरी परत क्या रहते हैं, करेनियम नामक हड्डी से घिरे रहते हैं, जिसमें कितने हड्डी की संख्या रहती है, इसमें हड्डी की संख्या कितने रहती है, 8 करेनियम हड्डी। कितने, 8 करेनियम हड्डी से घिरे रहते हैं मनुष्य का मस्तिष्क चारों तरफ। ठीक है, ये 8 हड्डी से घिरे रहते हैं, जिसे हम
इस हड्डी से घिरे रहते हैं। और इस हड्डी के नीचे, करेनियम हड्डी के नीचे एक झिल्ली पाया जाता है इस प्रकार से, इसे कहते हैं मेनिंजिस झिल्ली। क्या कहते हैं? मेनिंजिस झिल्ली। क्या कहते हैं? मेनिंजिस झिल्ली कहते हैं। ऐसा पाए जाते हैं। और इस झिल्ली के अंदर, यानी कि कह सकते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क है, ऊपर से हड्डी से घिरा हुआ है ना, ऐसा। इसके अंदर क्या मेनिंजिस जैसे झिल्ली पाए जाते हैं, ताकि दबाव आए तो मनुष्य के मस्तिष्क को डैमेज ना कर पाए, मस्तिष्क को डैमेज ना कर पाए। झिल्ली कंप्रेसर पैदा करे। क्या पैदा करे? कंप्रेसर, स्प्रिंग के जैसा, ऐसा पैदा करे। अब इसके अंदर और द्रव भी भरा रहता है, लिक्विड, ताकि और भी दबाव न पहुँच पाए, और भी दबाव ना आ पाए। इसके अंदर लिक्विड भी भरा रहता है, द्रव भी भरा रहता है इसके अंदर, ऊपर में कहीं कहीं पर, ठीक है, हर जगह द्रव भरा रहता है, जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड। सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड भरे रहते हैं इसके अंदर। तो टोटल मनुष्य के बाहरी संरचना से लेकर बताइए तो क्या क्या रहते हैं। तो पहले ऊपर हो गए, पहले ऊपर क्या रहते हैं? करेनियम हड्डी, जिसकी संख्या 8 होती है, 8 रहती है। फिर उसके नीचे मेनिंजिस झिल्ली रहते हैं। अब मेनिंजिस झिल्ली के नीचे रहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य रहते हैं, जो क्या करते हैं? मनुष्य के मस्तिष्क को ठंडा और नम बनाए रखता है, एकदम साधारण बना के रखता है, ताकि उस पर कोई उतना प्रेशर ना हो। जब भी कोई जोर से मस्तिष्क पर मार देता है तो क्या हो जाते हैं? मस्तिष्क पर मारने के बाद जोर से, तो ये जो करेनियम हड्डी जो है, करेनियम हड्डी पर दबाव आती है। दबाव आने के कारण जोर से मेनिंजिस में कुछ खतरा हो जाता है, मेनिंजिस झिल्ली जो है थोड़ा डैमेज हो जाता है। और मेनिंजिस झिल्ली जब थोड़ा सा डैमेज होता है तो उसे रोग कहते हैं। उस रोग को कहा जाता है मेनिंजाइटिस रोग। क्या बोला जाता है? मेनिंजाइटिस रोग। यानी कि मेनिंजिस झिल्ली करेनियम हड्डी के द्वारा, करेनियम हड्डी के दबाव के कारण कुछ थोड़ा डैमेज होता है, इसे मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है। समझे? मेनिंजाइटिस रोग के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसके बाद तो अब सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड है, और उसी के अंदर तो ये वाला है ना, मस्तिष्क बिखरे हुए हैं, है ना। इतना मोटी परत के अंदर सारा इस प्रक्रिया यहाँ पर दिख रहा होगा, इतना मोटी परत के अंदर, ठीक है। ऐसा ही है। अब देखते हैं, मस्तिष्क के चारों ओर एक तंत्रिका संयोजी ऊतक होते हैं, झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे हम मेनिंजिस झिल्ली कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यह झिल्ली कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघात से बचाता है, बाहरी आघात से बचाता है, कंप्रेसर पैदा करता है ना, ताकि दबाव से बचाता है। और मेनिंजिस और मस्तिष्क के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है। मेनिंजिस और मस्तिष्क के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड भरा रहता है, और यह द्रव मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षित करता है और तथा मस्तिष्क को नम बनाए रखता है, नम और ठंडक बनाए रखता है। मानव मस्तिष्क का आयतन लगभग 1650 मिलीलीटर है। मानव मस्तिष्क का आयतन कितना है? लगभग 1650 मिलीलीटर है, और औसत भार लगभग में 1.5 kg का होता है। औसत भार, एवरेज भार कितना होता है? तो 1.5 kg का होता है। इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे समझते हैं, मस्तिष्क के भाग समझते हैं, ये भाग क्या होती है। तो इसके बारे में देखेंगे तो मस्तिष्क के कई भाग होते हैं, कई भागों में हम इसको अध्ययन करते हैं। सब भाग का अलग अलग काम होता है, सभी भागों को अलग अलग कार्यों के आधार पर हम उसको अध्ययन करते हैं और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखते हैं, पहले होते हैं मस्तिष्क का अग्र भाग होते हैं, फिर मध्य भाग होते हैं, फिर पश्च भाग होते हैं। मस्तिष्क के टोटल 3 भाग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये मस्तिष्क का क्या हो गए? ये हो गए अग्र भाग। क्या हो गए? यहाँ से यहाँ तक ये टोटल अग्र भाग है, ठीक है। ये मस्तिष्क के हो गए हैं अग्र वाले भाग, ठीक है। इस प्रकार से ऊपर में ये सब अग्र है, और बीच वाले क्या हो गए हैं? बीच वाले हो गए हैं ये मध्य भाग। क्या हो गए हैं? मध्य भाग। और ये पीछे वाले हो गए हैं पश्च भाग। क्या हो गए हैं? पश्च भाग। इस प्रकार से 3 प्रकार से हम इसको अध्ययन करते हैं। अग्र अध्ययन करते हैं, मध्य अध्ययन करते हैं और पश्च अध्ययन करते हैं, ठीक है। इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो पहले समझेंगे अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। बताइए, आप ही बताइए, सबसे बड़ा कौन दिख रही है? सबसे बड़ा अग्र भाग दिख रही है। कौन सा? अग्र भाग। अग्र भाग एक अनुदैर्ध्य खांचा के रूप में रहते हैं, यानी कि ऊपर से ऐसे गोलाकार ऐसे बिखरे हुए, है ना, चारों तरफ ऐसा बिखरे हुए रहता है, ऐसा खांचा के रूप में रहता है, बीच में ऐसे गड्ढा के रूप में ये घुसा हुआ रहता है, ठीक है। एक अनुदैर्ध्य खांच के रूप में इसकी आकृति होती है, ठीक है। ऐसा रहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा, है ना, इस प्रकार से ऐसा रहते हैं अग्र मस्तिष्क में। इसके बारे में समझेंगे तो अग्र मस्तिष्क जो है, अग्र मस्तिष्क ऊपर वाले, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राम मस्तिष्क, एक होते हैं डाईएन्सेफेनॉल। क्या होते हैं? डाईएन्सेफेनॉल। डाईएन्सेफेनॉल के अंदर
डाइएन्सेफेनॉल के अंदर ही होते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक प्रामस्तिष्क जिसको सेरिब्रम के नाम से जानते हैं, जो ऊपर में दिख रहा होगा, है ना, और इसी के अंदर दो गो ऐसे टमाटर के रूप में ऐसे बैठा हुआ है, दो गो ऐसे टमाटर के रूप में बैठा हुआ लाल लाल कलर का, जिसको थैलेमस और हाइपोथैलेमस जानते हैं। ठीक है, एक थैलेमस दूसरा हाइपोथैलेमस, जो अभी हम दिखा देते हैं। ठीक है, और इसी को पूरे समूह को बोलते हैं डाइएन्सेफेनॉल। इसको क्या बोलते हैं? डाइएन्सेफेनॉल। ऐसा होते हैं। फिर मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं कार्पोरा। पहले इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए तो डाइएन्सेफेनॉल, ये प्राम मस्तिष्क का है। हाँ देखिए, डाइएन्सेफेनॉल दिख रहा है, दो गो है, यही डाइएन्सेफेनॉल है। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर देखना है मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा, क्वाड्रिजिमिना, है ना, पेंडिकल, ऐसा कार्पोरा पेंडिकल इस प्रकार से पाए जाते हैं। फिर उसके बाद सेरिबेलम, पोन्स बेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगाटा, ऐसा पश्च मस्तिष्क में होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सभी के बारे में जानेंगे। पहले एक एक करके पहले देखते हैं, पहले प्राम मस्तिष्क के बारे में देखते हैं, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। देखिएगा, प्राम मस्तिष्क या सेरिब्रम, इसमें देखेंगे यह मस्तिष्क के शीर्ष भाग तथा पश्च भाग दोनों को ढके रहता है ना। शीर्ष और पश्च यानी कि ऊपर वाले भाग और पीछे वाले भाग देखिए कैसे अनुदैर्ध्य खाँच के रूप में है, देख पा रहे हैं, ये वाला कैसे अनुदैर्ध्य खाँच के रूप में है, बीच में इसे घुसा हुआ है, चारों तरफ से देखिए ऐसे पूरा फैला हुआ है, पूरा देख पा रहे होंगे, ऐसे है ना, पूरा फैला हुआ है, चारों तरफ से इसे बिखरा हुआ है, बीच में इसे खाली है ना, ऐसा कुछ है मस्तिष्क का रूप है। जो ये क्या है? प्राम मस्तिष्क है ना। ये पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग हिस्सा लेता है, यानी कि 2 भाग हिस्सा लेता है। 2/3 कह सकते हैं, कितना प्रतिशत बनेगी ये? 100 से गुना करेंगे तो 200/3%, यही ना, तो यानी कि लगभग 60% ऑलरेडी यही रहती है, लगभग 60% यही रहती है। ठीक है, आगे वाला भाग ऐसा कह सकते हैं कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो लगभग 2/3 हिस्सा रहता है। ऊपर वाले क्या रहते हैं? 2/3 हिस्सा होता है। यह एक अनुदैर्ध्य खाँच के रूप में होता है, चारों तरफ से ऐसे खाँच के रूप में होता है, और दाएं से बाएं तक भागों में बटा होता है, यानी कि आगे से पीछे और दाएं से बाएं, यानी कि पूरे चारों तरफ क्या होते हैं? बटे होते हैं, है ना, जिन्हें मस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। मस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, ऐसा इसको बोला जाता है। गोलार्ध मतलब गोला का आधा है, गोला के जैसा ही है लेकिन आधा है। ठीक है, आधा भाग में है। फिर यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। बुद्धि से सोचना, चतुराई से दिमाग लगा करके जवाब देना, यह सभी यहीं होता है, सभी यहीं काम होता है। क्या क्या काम यहाँ होता है? तो देखना, मानव में किसी भी बात को जानने और समझने की शक्ति, जो बात बोला जा रहा है उसको समझने की शक्ति, जो हम बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं उसको सुनने की क्षमता और जानने की क्षमता, क्या सही क्या गलत वो भी सोचने की क्षमता, सभी का विकसित, या फिर स्मरण शक्ति, किसी पुरानी बातों को याद रखना, पुरानी आदत को याद रखना, सभी को याद रखना, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, कोई काम करने जा रहे हैं तो अंदर से प्रेरणा जागती है कि नहीं हमें वो काम करनी चाहिए, नहीं हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तभी 2027 में हम टॉप कर पाएंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो ये सभी प्रेरणा, इच्छा, प्रेम भी और घृणा भी और अंदर से इच्छा भी, सभी। और उसके बाद भय यानी कि डर, लज्जा और क्या स्वैच्छिक क्रिया, यानी कि जो हम खुद क्रिया कर सकते हैं। स्वैच्छिक मतलब अपने इच्छा से जो क्रिया कर पाएंगे, ये सभी को नियंत्रित करने का काम करती है। अर्थात कह सकते हैं ये ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र है, ये ऐच्छिक भाग है। क्या भाग है? ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार से जो हम काम करते हैं सभी यही मदद करते हैं। समझे? प्राम मस्तिष्क या सेरिब्रम टोटल कितने भाग होते हैं? 2/3 हिस्सा, याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। फिर उसके बाद हो जाता है डाइएन्सेफेनॉल। ठीक है, दूसरा, ये 2 भागों में बटे हुए हैं, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, 2 भाग होते हैं। ठीक है, डाइएन्सेफेनॉल। फिर देखेंगे इसमें पहला होता है थैलेमस, या बाहरी वातावरण का ज्ञान करवाता है। पहला क्या करवाता है? बाहर से जो वातावरण जो है उसका ज्ञान करवाता है कि गर्मी है कि ठंडी है, ठंडी है कि गर्मी है, कि दर्द बताता है। जब कभी दर्द हो रहा है तो यही बताएगा, है ना, बाहर से कोई दर्द है, ठंडा है, गर्मी है। दिल का दर्द नहीं बताता है, ये कौन सा दर्द बताता है? आप दिल के दर्द समझ लिए, बड़ा समझदार आप लोग हैं, है ना। बताता है कौन सा? जब कोई कभी चुट्टी कोई काटता है, कहीं कट जाता है, तो वो सभी दर्द को ये बताते हैं। समझ गए हैं? दिल का दर्द तो ये बता रहे थे, प्रेम, समझ में आ रहा है ना, क्या हुआ, गिरना हुआ, नफरत करना, वो सब ये बताते हैं।
ऊपर वाला सारा ओकरे खेला है। झूठों में इसको दोष देते हैं कि दिल का दोष देते हैं। दिल कुछ कर रहा है जी? कुछ नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? देखिएगा फिर आगे इसमें हाइपोथैलेमस, यह पिट्यूटरी ग्रंथि के समीप पाए जाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि अर्थात कहें तो यही है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसके समीप, इसके नज़दीक में क्या पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस, यानी कि इसी के नज़दीक में यही वाला हाइपोथैलेमस जो है ये वाला रूप में है। ठीक है, इसी के अंदर में पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक है, इसके नज़दीक में पाए जाते हैं। फिर यह अंतःस्रावी ग्रंथि से होने वाले स्राव को नियंत्रित करते हैं। और अंदर से जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो इससे स्राव होता है, इससे निकलता है बाहर, हार्मोन निकलते हैं और यही हार्मोन फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सभी को नियंत्रित करते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं? तो ये करते हैं, यह शरीर के अंदर रक्तचाप, भूख प्यास, तापमान, शरीर के अंदर गुस्सा, नींद को नियंत्रित करता है। समझिए, शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, है ना, भूख प्यास लगेगा कि नहीं लगेगा, तापमान, है ना, वृद्धि होना कम ना, उस सब को नियंत्रित करना, गुस्सा, नींद, सभी को नियंत्रित करने का काम करती है। यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है, यानी कि शारीरिक शरीर के अंदर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह भी बोलता है कि शरीर के अंदर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना के रखना है, ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम। ये सभी नियंत्रण करने का काम करते हैं। जब शरीर के अंदर तापमान बढ़ने लगता है तो यह पसीना निकलने का आदेश देता है, अतः शरीर का तापमान नियंत्रण ग्रंथि कहा जाता है। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस, डाइएन्सेफेनॉल का हाइपोथैलेमस वाले भाग करते हैं। समझ गए बातों को? इतना ध्यान में रखिएगा। तो ये सबसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क जिसको कहते हैं मिड ब्रेन, है ना, मिड ब्रेन, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, यही है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मिड ब्रेन देखिए कितना छोटा है, बहुत बड़ा इसका कारनामा है ना, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मिड ब्रेन देखिए यही है मिड ब्रेन। ये तो है थैलेमस, हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस ये वाला हाइपोथैलेमस। ठीक है, अलग अलग है, लेकिन मिड ब्रेन केवल यही है बस। ठीक है, ये क्या का काम करता है? तो ये दो भागों में बांटे रहते हैं, एक कार्पोरा रहते हैं, एक रहते हैं सेरिब्रल पेंडिकल रहते हैं। कार्पोरा क्या करते हैं? या देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। हमें क्या देखना है, देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, अच्छा है ना, जैसा दिख रहा है, अच्छा खराब, देखने को नियंत्रित करते हैं। और सुनने, कोई बोल रहा है तो सुन रहे हैं, वो सभी को नियंत्रित करने का काम कौन करते हैं? यही कार्पोरा। फिर सेरिब्रल पेंडिकल, यह ब्रेन को मेरुरज्जु से जोड़ता है। सेरिब्रल पेंडिकल क्या करते हैं? यही वाले भाग, यही वाला भाग क्या करते हैं? ब्रेन को मेरुरज्जु से जोड़ते हैं। मेरुरज्जु जानते हैं, नीचे वाला जो ढांचा है सारा मेरुरज्जु, यही जोड़ते हैं, यही जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, यही मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। आगे है पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, है ना, पश्च मस्तिष्क, जो ये वाला भाग दिख रहा होगा, ये पश्च मस्तिष्क है। ठीक है, ये पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। इसके बारे में देखते हैं, पहले क्या बोलती है। यह दो प्रकार के होते हैं, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, है ना, दूसरा होते हैं मस्तिष्क स्टेम। ठीक है, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम जानते हैं, एक था सेरिब्रम, याद रखिएगा, सेरिब्रम या प्रामस्तिष्क वो बहुत बड़ा था, है ना, 2/3 हिस्सा में थे, लेकिन ये क्या है? पश्च मस्तिष्क है। ठीक है, प्राम मस्तिष्क के बाद इसी का नंबर है बड़ा में, है ना, ये सेकंड नंबर में बड़ा में है, ध्यान में रखिएगा। फिर अनुमस्तिष्क सेरिबेलम यही है, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, दूसरा सबसे बड़ा भाग है, पहला परा था, दूसरा ये है। यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। यह शरीर को संतुलन बना के रखता है और हमारे ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रण करके रखता है। समझे, नियंत्रण करके रखता है और शरीर संतुलन बना के रखता है ताकि हम गिर ना पाए, है ना, खड़ा है तो खड़े रहें, ये सब करता है। हमारी ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करके रखता है ताकि हाथ को उठाना है, हाथ क्या करना है, बोलना है, ये सभी को सबको क्या करते हैं? नियंत्रित करने का काम यही करते हैं। तभी ना लोग शराब पी लेते हैं तो यही डिस्टर्ब हो जाते हैं, सेरिबेलम वाले भाग क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कुछ कुछ वो बकना शुरू कर देते हैं, कुछ कुछ बकना शुरू कर देते हैं और क्या करते हैं वो अपना संतुलन भी खो बैठते हैं, तो इधर से उधर हिलने लगते हैं वो। ठीक है, बिल्कुल। मस्तिष्क स्टेम क्या है? यह दो प्रकार के होते हैं, पॉन्स बेरोलाई। ठीक है, पॉन्स बेरोलाई, फिर एक और होते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं। तंत्रिका तंतुओं से निर्मित पॉन्स मेडुला के अग्रभाग में स्थित होता है। यह श्वसन को नियंत्रित करता है, यानी कि तंत्रिका तंतुओं के पॉन्स मेडुला के भाग में स्थित होते हैं, पॉन्स बेरोलाई। देखिए ये पॉन्स क्या है? मेडुला है,
ये वाला पॉन्स मेडुला वाले भाग है, तो इसके ऊपर में स्थित होते हैं पॉन्स पेरोलाई, यही वाला पॉन्स पेरोलाई है ना, ये वाला क्या है पॉन्स पेरोलाई, यही जो है पॉन्स पेरोलाई के रूप में है। और ये क्या काम करते हैं, श्वसन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इतना। फिर आगे बोला गया है मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, ऑब्लंगाटा, इसको बोला जाता है यह मस्तिष्क का दूसरा या पिछला सबसे बड़ा भाग है, यह मस्तिष्क का दूसरा, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, सबसे पीछे वाला भाग है ना, जिसको कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा कौन सा है, यही वाला सबसे पिछला वाला भाग, यही वाला होते हैं, ठीक है, ये वाला बोल सकते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, जो क्या रहते हैं, यह उपापचयी क्रियाओं का हृदय धड़कन, आहार नाल, पाचन की क्रिया सभी को नियंत्रित करते हैं। यानी कि हमारा हृदय का धड़कन, पाचन की क्रिया, यानी कि सारे हमारे अनैच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा से नहीं चलती है, पाचन की क्रिया हमारी इच्छा से होगी, हृदय का धड़कना हमारी इच्छा से होगी, नहीं होगी तो वो हमारे अनैच्छिक क्रिया को ये अंजाम देंगे, ठीक है। यह बेलनाकार जैसी संरचना होती है, देखिए तो बेलनाकार जैसी संरचना के रूप में रहती है, ठीक है, ऐसा रहते हैं उस प्रकार से। फिर आगे पिनियल ग्रंथि के नीचे मेरुरज्जु के रूप में पाए जाते हैं, पिनियल ग्रंथि के नीचे पिनियल ग्रंथि एक पाए जाते हैं, ठीक है, नीचे पाए जाते हैं। पिनियल ग्रंथि को कहा जाता है मानव का तीसरी आँख। यदि आँख बंद कर देता है ना तो फिर भी मानव को कुछ ना कुछ दिखाई देने लग जाता है अंदर से, यानी कि अंदर से इमेजिन करता है तो वो पिनियल ग्रंथि का काम है। किसका काम है, पिनियल ग्रंथि, वही ऐसा काम करती है, पाई जाती है, ठीक है, मानव का तीसरी आँख के रूप में जाना जाता है इसे। इसके द्वारा आवेगों का चालन मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच होता है, यानी कि मस्तिष्क के और मेरुरज्जु के बीच में आवेगों का चालन यानी कि आगे, यानी कि एक रास्ता का काम करती है। समझ गए बातों को, बिल्कुल। फिर आगे मस्तिष्क में रासायनिक क्रिया, मस्तिष्क के बारे में आप समझ लिए, मस्तिष्क के बारे में जितना समझना था समझ लिए। अब रासायनिक क्रिया के बारे में समझेंगे। रासायनिक क्रिया यानी कि मस्तिष्क में कैसे होती है, तो सभी ग्रंथियों के द्वारा होती थी। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हो गए कौन सा, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, फिर थायराइड ग्रंथि, फिर क्या है पाराथायराइड ग्रंथि, फिर क्या है थाइमस ग्लैंड, फिर एड्रिनल ग्लैंड है, फिर क्या है पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्रंथ है, यानी कि क्या है और भी क्या है टेस्टिस है, जनन ग्रंथियाँ हैं, कई प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। इन सभी के बारे में जानना है जो रासायनिक क्रिया है, ठीक है। मस्तिष्क के बारे में तो जान ही लिए, अब इसके बारे में आगे समझते हैं, ठीक है। ये क्या है, पहले समझते हैं हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन बताए थे कि हार्मोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके जाने से, जिसके किसी जगह जाने से वहाँ का सारा काम संपन्न हो जाता है, सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। समझ गए बातों को। यदि हमारे शरीर में पाचन होना है, पचना है ना, पचना है, तो पचने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम ऐसे ही नहीं काम करेंगे, एंजाइम्स को काम कराने का काम हार्मोन्स ही करेंगे। वो हार्मोन्स आएंगे ताकि एंजाइम्स बाहर निकलेगा और सारे पाचन की प्रक्रिया होगी, है ना, तो वो सभी हार्मोन्स कहलाती है। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए, शरीर में जितना सारा क्रिया है सभी रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए एक उद्दीपक के रूप में, उद्दीपक मतलब एक्टिविटी के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं, जिसकी अनुपस्थिति से वो काम होगा ही नहीं। समझ गए, वो जाते हैं तब जाकर के दूसरा पदार्थ निकलता है, तब पाचन की प्रक्रिया होता है, ऐसा कुछ प्रक्रिया होती है, ठीक है। ऐसा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड पहला नंबर में है, ठीक है। पहले समझेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होता है, तो पूछा जाता है जीवों के शरीर में हार्मोन्स का निर्माण एवं स्राव। जीवों के शरीर में जितना सारा हार्मोन्स बाहर निकलते हैं सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से बाहर निकलते हैं। जीवों के शरीर में जितना सारा हार्मोन्स बाहर निकलते हैं सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से ही बाहर निकलते हैं, ठीक है। स्राव कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। समझ गए बातों को, जिन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं, यानी कि इसी ग्रंथि से हार्मोन्स बाहर निकलते हैं और शरीर के सारे उपापचयी क्रियाओं को काम करवाते हैं। फिर आगे बोला गया है हार्मोन से एक विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये कार्बन से मिलकर के बने हुए होते हैं हार्मोन, है ना, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे कि जो बहुत कम मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं।
बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े काम करते हैं। वही कम मात्रा में चले आते हैं और आने के बाद एंजाइम्स निकलना शुरू कर देते हैं। एंजाइम्स निकलते हैं, अपना पाचन की प्रक्रिया, ब्लड प्रेशर की प्रक्रिया, सारे प्रक्रियाओं को मेंटेन कर देती है यही हार्मोन्स। ठीक है, इनकी बहुत थोड़ी मात्रा ही विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। बहुत थोड़ी मात्रा ही पर्याप्त है। समझ गए बातों को। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि कई प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हार्मोन्स बाहर रिलीज करते हैं, तो देखेंगे। पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा है एड्रिनल ग्रंथि, पाँचवा है अग्न्याशय या लंगरहंस की द्वीपिकाएँ ग्रंथि, फिर छठा है जनन ग्रंथियाँ, अंडाशय या वृषण, है ना। इस प्रकार से हम समझते हैं, इस प्रकार से ऐसा पाया जाता है। ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर पिनियल ग्रंथ, इसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि। ठीक है, सभी ग्रंथि के बारे में समझते हैं, फिलहाल आगे की ओर समझते हैं। ठीक है, देखिए पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि या है ना मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होते हैं, ये होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे, यानी कि ये हाइपोथैलेमस वाले भाग है। क्या है, ये हाइपोथैलेमस वाले भाग है। हाइपोथैलेमस के नीचे ऐसे लटके हुए रहते हैं, ऐसे लटके हुए रहते हैं। ये दिखने में भले बड़े लग रहे हैं, दिखने में लग रहे हैं कि बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसे है नहीं इतने बड़े। ये मटर के दाने के जैसा है। मटर के दाना देखिए है ना, मटर नहीं, चने के दाना चना के दाना के जैसा दिखते हैं, उतना ही बड़ा ये है। समझ गए। इसमें क्या होते हैं, ये आदेश देते हैं, हाइपोथैलेमस से आदेश आते हैं, तो कुछ इससे रस स्राव होकर के अंदर आते हैं, और रस स्राव होकर के अंदर आते हैं तो इससे बन करके रस निकलते हैं, तो हमारे पूरे शारीरिक अंतःस्रावी ग्रंथि में जाती है। इनका रस शरीर के सभी ग्रंथियों में जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि का रस सभी ग्रंथियों में जाएगी, इसमें भी जाएगी, उसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, सब में जाएगी, सभी जगह जाएगी, सभी ग्रंथियों में जाएगी। इसका रस सब में जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, सब में जाएगी। और जहाँ जो किसी में नहीं गई तो बताओ वहाँ काम होगी, नहीं होगी। हार्मोन्स कहा ही जाता था कि उसके अनुपस्थिति में काम होगा ही नहीं, बिल्कुल वहाँ काम नहीं होगी। समझ गए बातों को। तो इससे निकलने वाला जो हार्मोन्स जो होते हैं, रस जो होते हैं, जो सभी जगह जाते हैं, तो कह सकते हैं कि सभी का ये मास्टर है। सभी का ये क्या है, मास्टर है। इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि बोला जाता है इसे, या पिट्यूटरी ग्रंथि बोला जाता है इसे। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, तीनों ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे निकलते हैं हार्मोन जो शरीर के सारे अंगों में जाती है। यह कपाल के स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। ये कपाल जो होते हैं, कपाल के यही स्फेनॉइड हड्डी है, यहीं पर गड्ढे के रूप में ये स्थित होते हैं। ये देखने में लग रहा होगा कितना छोटा है ना, देख सकते होंगे कितना छोटा ये है, दिख रहा होगा, है ना, इतना छोटा ये है ना, वही है। यह मस्तिष्क के अधोतल एक मध्य एक डंटल के रूप में संलग्न रहती है। एक डंटल के रूप में क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं और खड़े रहते हैं, ऐसे समझे, लटके हुए रहते हैं। यह कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। यानी कि यह कई महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, यानी कि सभी को नियंत्रित करने का काम ये करती है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऐसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल। यह दो भागों में बटे होते हैं। एक होते हैं अग्रपिंडक अग्र पिट्यूटरी, दूसरा होता है पश्च पिट्यूटरी। एक कहलाते हैं ये वाला अग्र पिट्यूटरी, दूसरा कहलाते हैं पश्च पिट्यूटरी। ठीक है, अग्र और पश्च पिट्यूटरी दो को कहलाते हैं। ये दोनों से निकलते हैं हार्मोन्स, निकलते हैं इस प्रकार से। ये हो गया अग्र, ये हो गया पश्च हो गए। ठीक है, पश्च। अब देखते हैं अग्र पिट्यूटरी क्या होता है। इसके द्वारा स्रावित
हार्मोन कहलाता है। इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन जो होते हैं, इसके द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं, इसको कहते हैं हम वृद्धि हार्मोन। क्या कहते हैं? वृद्धि। शरीर को वृद्धि करने में मदद करते हैं, मनुष्य के शरीर को वृद्धि करने में मदद करती है। यह शरीर की वृद्धि विशेषकर हड्डियों तथा मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर की हड्डी को वृद्धि और मांसपेशियों में वृद्धि यही करवाते हैं, ठीक है, यही करवाते हैं अग्र पिट्यूटरी, ठीक है। इसके हार्मोन के अत्यधिक स्राव से मनुष्य की लंबाई अत्यधिक बढ़ जाती है। जब इससे हार्मोन ज़्यादा निकलते हैं तो उसकी लंबाई अत्यधिक बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हड्डियाँ लंबी और मोटी हो जाती है। हड्डियाँ क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है और मोटी भी हो जाती है, जिससे क्या बोलते हैं? वृत्तकायता जैग्नेटिज्म कहा जाता है। समझे? वृत्तकायता जैग्नेटिज्म कहा जाता है। है ना, कि मनुष्य के शरीर के हड्डियां जब अधिक बढ़ने लगती है तो वृत्तकायता जैग्नेटिज्म कहते हैं। यह हार्मोन नर में शुक्राणुओं तथा मादा में अंडाणु बनाने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। नर में शुक्राणु बनाते हैं, नर में जो होते हैं नर वाले भाग, उसमें शुक्राणु बनाते हैं और मादा में अंडाणु बनाने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। यह हार्मोन मादा में के स्तनों दूध के लिए उत्तेजित करते हैं, मादा में स्तन के लिए, दूध के लिए वो उत्तेजित करते हैं, यही हार्मोन होते हैं, ठीक है। फिर क्या है? पश्च पिट्यूटरी, इसमें बोला जाता है इसके द्वारा स्रावित हार्मोन शरीर के जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं तथा मादा के में बच्चे को जन्म देने की सहायता करते हैं, है ना। ये मादा में बच्चे को जन्म देने में सहायता करते हैं और क्या करते हैं? जल संतुलन बना के रखते हैं। क्या करते हैं? जल संतुलन बना के रखते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। फिर आगे आ जाता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या है? यह मनुष्य में यह ग्रंथि तितली जैसी संरचना होती है ना, तितली जैसी संरचना होती है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे, है ना, तितली जैसी संरचना होती है। और बोला जाता है यह ग्रंथि श्वास नली ट्रैकिया के दोनों और लैरिंग्स के नीचे स्थित होते हैं। श्वास नली ट्रैकिया के दोनों और लैरिंग्स के नीचे, लैरिंग्स है इसके नीचे स्थित होते हैं, ठीक है। यह ग्रंथि दो पिंड इस्थमस, दोनों क्या होते हैं? इस्थमस द्वारा अलग होते हैं, बीचे बीच इस्थमस के द्वारा दोनों अलग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन। यही थायरॉक्सिन हार्मोन कब बनती है? जब आयोडीन की मात्रा जाती है। जब आयोडीन की मात्रा नहीं जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन तो उतना ही बनना है, तो जिस कारण से ये फूल जाते हैं। क्या हो जाती है? फूल जाती है, जिस कारण से घेंघार रोग कहते हैं। जब आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम बन पाते हैं, तो फिर प्रेशर ज़्यादा लगता है, इस पर प्रेशर ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको भेजो थायरॉक्सिन हार्मोन, तो वो नहीं बना पाता है, तो ये फूल जाते हैं। क्या हो जाती है? फूल जाती है, जिससे हम कहते हैं, जिसे हम घेंघा रोग कहते हैं, आयोडीन की कमी से, ठीक है। उसी प्रकार से थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है। संश्लेषण मतलब बनना, आयोडीन का होना अनिवार्य है। इस हार्मोन में आयोडीन का अधिक मात्रा होता है। इस हार्मोन में आयोडीन क्या होते हैं? अधिक मात्रा होते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपपचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी प्रकार के ये सब क्रियाओं को ये नियंत्रित करते हैं। आयोडीन की कमी होने के कारण थायराइड ग्रंथि से बनने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है ना। जब आयोडीन की कमी होती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है, जिसके कारण से हार्मोन की गति को बनाए रखने के लिए थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब बढ़ने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? घेंघा या गलगड़ रोग या विकार कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल इतना समझ में आया होगा। उसी प्रकार से आगे है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में बताएं तो ये मटर के दाने के जैसा धस्से होते हैं। किसमें? थायराइड ग्रंथि के पीछे मटर के दाने के जैसा धस्से होते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। इसमें 4 दिखा रहे हैं, इसका मतलब 4 नहीं होते हैं, और भी होते हैं, और भी ज़्यादा होते हैं। इसमें 4 ही हम दिखाएं, लेकिन और भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो मटर के दाने के रूप में धंसे हुए होते हैं। इसकी आकृति मटर की जैसी होती है, या थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित रहती है, पीछे में स्थित रहते हैं। यह संयोजी उत्तक के एक स्पष्ट आवरण के द्वारा अलग रहते हैं। ये जो रहते हैं संयोजी उत्तक से अलग आवरण के रूप में अलग रहते हैं, ताकि एक दूसरे से सटे नहीं रहते हैं और केवल धंसे रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करते हैं? तो पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है, इतना ध्यान में दीजिएगा। फिर आ जाता है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि किसको कहते हैं? इसको कहेंगे जैसे कि ये बताए होंगे कि यही एड्रीनल ग्रंथि है, ठीक है। यही क्या है? एड्रीनल ग्रंथि है, ठीक है। देखिए, यह ग्रंथि प्रत्येक वृक्क में किडनी के ऊपर सिरे पर
अधिवृक्क के रूप में स्थित होते हैं। किडनी के ऊपरी सिरे में अधिवृक्क के रूप में स्थित होते हैं। इसे एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सुपरेनियल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसे सुपरेनियल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एड्रीनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। इसको आगे दिखाएंगे कैसे दो भाग होते हैं। देखिए यही दो भाग होते हैं। एक कहलाते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला। ये कहलाते हैं कॉर्टेक्स, ये वाला कॉर्टेक्स वाले भाग है और ये मध्य वाले मेडुला वाले भाग है। क्या है? मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला दो भाग इसके रहते हैं, ठीक है। एक कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। ये दोनों भाग कार्यात्मक रूप से तथा संरचनात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कार्य के अनुसार से और संरचना के हिसाब से दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। ये दोनों वृक्क पर रह पाए जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये कॉर्टेक्स वाले भाग और एक मेडुला वाले भाग, दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग है, काम भी अलग अलग होगा। आप देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित हार्मोन, यानी कि ऊपर वाले के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं? पहला हार्मोन निकलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन भोजन के उपापचयी क्रियाओं के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचयन का नियंत्रित करते हैं और शरीर में जल इलेक्ट्रोलाइसिस के नियंत्रण में सहायक होते हैं। जल इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया जल का होती है, उसमें ये नियंत्रित करते हैं, यह है ना। और प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, ये सबको नियंत्रित करने का काम यही करते हैं, ठीक है। और शरीर के अंदर भोजन का उपापचयन होगा, कैसे पचेगा, ये सब नियंत्रित करने का काम यही करते हैं कॉर्टेक्स वाले भाग। फिर इसका एक और है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन बोला जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है नालिकाओं द्वारा लवण का पुनः अवशोषण करना। नालिका द्वारा लवण का पुनः अवशोषण करना, यानी कि सोडियम क्लोराइड का अवशोषण करना और शरीर में अन्य लवणों द्वारा अन्य लवणों का नियंत्रण करना। और भी अन्य लवणों का क्या हो जाता है? नियंत्रण करना, ताकि ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो, और शरीर में जल संतुलन को भी बनाए रखना इसका काम होता है। लिंग हार्मोन इसी में होता है, एक लिंग हार्मोन होता है, ठीक है। ये हार्मोन लिंग विशेषकर विकास में मदद करता है, लिंग का विकास में मदद करता है। लिंग अंगों के परिवर्धन और व्यवहार में, यौन आचरण में, ये सब में मदद करते हैं, है ना। कि लिंग का विकास करने में और उसका व्यवहार करने में, और यानी कि मादा के प्रति अट्रैक्शन का भावना, ये सभी यही पैदा करने का काम करते हैं जो लिंग हार्मोन के रूप में रहते हैं। और यही कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित होते हैं। यही क्या? कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित होते हैं। सारा इसी का काम है। समझ गए बातों को? बिल्कुल। अब आगे देखेंगे मेडुला के द्वारा स्रावित हार्मोन। मेडुला के द्वारा, बीच वाले के द्वारा, ये एपिनेफ्रिन हार्मोन पहला रहते हैं। क्या रहते हैं? एपिनेफ्रिन हार्मोन। इसे एड्रिनल अथवा एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है ना। एड्रिनालिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। पहला, अत्यधिक शरीर एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना की स्थिति में हार्मोन का स्राव होता है ना। जब शरीर में अत्यधिक डर आ जाता है, तनाव आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, ये सभी के दौरान ये सब हार्मोन्स निकलते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन, ठीक है। जो रक्त में शर्करा की मात्रा को शीघ्रता से बढ़ा देता है। शर्करा जानते हैं ना, डायबिटीज, रक्त में डायबिटीज की मात्रा को ये बढ़ा देते हैं। समझ गए बातों को? अब बाकी पेनक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन कम कर देते हैं, ठीक है। डायबिटीज, रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाते हैं। अब शर्करा की मात्रा को घटाने का काम करते हैं अग्न्याशय से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन, जो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन यह हृदय की पेशियों के उत्तेजना को शीघ्रता से एवं संकुचनशीलता को दृढ़ करते हैं। मतलब हृदय की पेशियां को शीघ्रता से संकुचन करते हैं और तेज करते हैं, हृदय की धड़कन को, ये सभी को, ठीक है। परिणाम स्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है, जिस कारण से रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जिसका रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप टोटल होता है 120/80, है ना। इतना ध्यान में होगा। बिल्कुल, आगे देखते हैं। अग्न्याशय की लैंगरहैंस द्वीपिका। अग्न्याशय की लैंगरहैंस द्वीपिका, देखिए ये अग्न्याशय ग्रंथि है। अग्न्याशय पाचन तंत्र में भी पढ़े थे, ठीक है। इसी के अंदर एगो का देखेंगे, एक कोशिका को देखेंगे तो ऐसा विस्तारित करेंगे तो ऐसा निकलेगा। कैसा निकलेगा? अल्फा सेल, बीटा सेल, है ना, डेल्टा सेल, एफ सेल, एनसीयर सेल, यानी कि कई प्रकार के यहाँ पर सेल पाए जाते हैं। यही सब सेल मिलकर के एक यहाँ पर हार्मोन्स निकलते हैं, एक हार्मोन्स निकलते हैं जिसे कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। क्या कहते हैं? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करते हैं, डायबिटीज की मात्रा को घटाते हैं, डायबिटीज की मात्रा को घटाते हैं। बिल्कुल, यह एक पीले रंग की ग्रंथि है, बिल्कुल दिख रहा है। यह छोटी आंत के ऊपर भाग में स्थित होती है। छोटी आंत के, ये छोटी वाले आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में ये स्थित होते हैं, ऊपरी भाग में। इसमें एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे हम लैंगरहैंस की
द्वीपिकाएँ कहते हैं। इसमें कई सारे समूह पाए जाते हैं। एक विशेष प्रकार के समूह को देखते हैं तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ, जिसमें बहुत सारे सेल मिलकर के बने होते हैं, बहुत सारे कोशिका मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक है, कहा जाता है। फिर आगे, इसके हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिसे इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है ना। इंसुलिन हार्मोन निकलते हैं और ग्लूकोज की मात्रा को कम करते हैं और शर्करा की मात्रा को घटा देते हैं, तो डायबिटीज बीमारी से बच जाती है। उचित मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का स्राव नहीं होने से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह अर्थात डायबिटीज रोग होता है। जब इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम जाता है तो डायबिटीज रोग होती है। और पता है डायबिटीज को बढ़ाने का काम कौन कर रही थी? बिल्कुल पता होगा, डायबिटीज को बढ़ाने का काम कौन कर रही थी, है ना, पता है ना, एपिनेफ्रिन हार्मोन यही ना कर रही थी। या रक्त में शर्करा की मात्रा को शीघ्रता से बढ़ाता है, यही काम कर रही थी, बिल्कुल। अब देखिए आगे, देखिए तो आगे होगा। इसके बाद फिर जनन ग्रंथियाँ, क्या है? जनन ग्रंथियाँ, है ना। जनन ग्रंथियाँ में समझेंगे यह दो प्रकार के होते हैं, मादा में अंडाशय जनन ग्रंथि और नर में वृषण जनन ग्रंथि, है ना। इसके बारे में विस्तार से हम बताएंगे पूरा जनन चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अभी जो ग्रंथियाँ हैं उससे के बारे में समझते हैं। तो ये है जनन ग्रंथि, मादा जनन ग्रंथि, ठीक है, मादा जनन ग्रंथि। इसी को हम जानते हैं अंडाशय, क्या जानते हैं? अंडाशय के नाम से जानते हैं, इसी को अंडाशय के नाम से जानते हैं, अंडाशय। तो कह सकते हैं मादा में 2 जनन ग्रंथियां हैं, कितने हैं? 2 गो है। अंडाशय की संख्या कितने हैं? 2 है। इसी के द्वारा क्या निकलते हैं? अंडाणु। क्या निकलते हैं? अंडाणु। अंडाणु को निकलने का काम कौन करते हैं? इसके अंदर पाए जाने वाला प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, 2 प्रकार के हार्मोन इस अंडाशय में निर्माण होते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन 2 प्रकार के हार्मोन, वही दोनों प्रकार के हार्मोन अंडाणु बनाते हैं और वही अंडाणु बाहर निकलते हैं, तो जनन जैसी प्रक्रियाएं देखने को मिलता है। समझ गए? तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें पहले समझते हैं अंडाशय में इसके द्वारा कई हार्मोन्स का स्राव होता है। जैसे बालिकाओं में शरीर में यौवना आरंभ हो जाता है, यौवना आरंभ जो कि 12 वर्ष से शुरू होती है। कहाँ से? 12 वर्ष से शुरू होती है ना, 12 वर्ष से शुरू होती है यौवना आरंभ, जिसको हम किशोरावस्था के दौरान जानते हैं, है ना, बिल्कुल। बालिकाओं के शरीर में सभी परिवर्तन इसी हार्मोन के कारण होता है ना। बालिकाओं में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन हो गए, स्तनों का उभार आना, है ना, इसे उसी प्रकार से काक के नीचे बाल आना, जांघ के नीचे बाल आना, कई प्रकार के यहाँ पर प्रक्रियाएं देखने को मिलता है। तो ये सभी इसी के अंदर होती है ना। जनन का परिवर्धन होना सभी प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अंडाशय द्वारा शीघ्रता से प्रमुख हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों ध्यान में रखिएगा, यह इसी के द्वारा अंडाणु का निर्माण होते हैं और बाहर निकलते हैं। ये दोनों हार्मोन ही मासिक धर्म चक्र में महत्वपूर्ण होते हैं। इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। मासिक धर्म चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाता है। वो 28 दिन का पीरियड 28 दिन में रिपीट होकर के आता है, तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाता है। और जब कभी पीरियड्स आता है तो वो 1-2-3 दिन तक रहता है, तो 3 से 4 दिन तक को कहा जाता है, वो कहा जाता है रजोधर्म। रजोधर्म के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन मासिक धर्म चक्र कहलाता है, वो 28 दिन का पीरियड, ध्यान रखिएगा इस बातों को, ठीक है। फिर आगे वृषण के द्वारा, यानी कि इसके द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं, इसके द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन एंड्रोजेंस है, एंड्रोजेंस कहलाते हैं। इसी एंड्रोजेंस के अंदर भरे रहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सभी प्रमुख एंड्रोजेंस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन, इसके अंदर भरे रहते हैं। यह हार्मोन पुरुष के लैंगिक लक्षणों को परिवर्तन को प्रेरित करता है। पुरुष के जो लैंगिक लक्षण जो रहते हैं वो परिवर्तन करने में मदद करते हैं, है ना। पुरुष के अंदर जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो सभी परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, हमारा नियंत्रण और समन्वय पूरी समाप्त हुआ है ना, पूरा समाप्त हो गया है, एक ही क्लास में समाप्त हो गया है। तो आप इस क्लास में बने रहें, है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से और भी धीरे धीरे क्लास अपलोड होती चली जाएगी, है ना। बीच में 2-3 दिन अभी एब्सेंट रहे थे, नहीं अपलोड हो पाया था, कोई कारण रहा होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे अब से हम रेगुलर रहेंगे, रेगुलर अपलोड करेंगे वीडियो को, और रेगुलर रूप से आप देखते चलिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।